एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग उन्हें उस टॉम में जाने के लिए कहता है, लेकिन शू मना करते हुए कहते हैं कि सेलेस्टियल फेनोमेनन के अनुसार दोनों सूरज और चांद हाफ मंथ में एक साथ चमकेंगे। उसकी बातें सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनल को देख सकती हो। ये सुनकर उसकी बहन उसे बताते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ कि ये शांग त्सांसी मास्टर है। जो सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि शांग त्सांसी एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस प्रोफेशन होता है। वो लोग काफी सारे अनजान सेलेस्टियल फेनोमेनन को देख सकते हैं और फ्यूचर ट्रेंड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फैंग उसके बारे में जानकर उससे पूछता है तो क्या इसका मतलब तुम ये प्रिडिक्ट कर सकती हो कि क्या फिर झांतियान की इनहेरिटेंस कौन लेकर जाएगा। शू यान बताते कि मैं सिर्फ इतना ही देख सकी हूँ कि कोई है जो कि उसे इनहेरिट कर लेगा, लेकिन मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई हूँ। मैं तो ये भी श्योर नहीं हूँ कि वो लड़का है या फिर लड़की है। तभी यान किंग अपनी बहन से बोलकर फैंग का फ्यूचर देखने के लिए कहती है, इसलिए वो फैंग को अपनी स्पेशल तरह का बॉल को पकड़कर आंख बंद करने के लिए कहती है। फैंग वैसे ही करता है और वो उसका फ्यूचर देखकर उससे कहती है कि इसका कोई फ्यूचर है ही नहीं, इसका फ्यूचर सेलेस्टियल फेनोमेनन में है ही नहीं, इसलिए मैं देख नहीं सकती हूँ। जो सुनकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी वो फैंग से कहते कि तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम जल्दी मरने वाले हो और इसका तुम्हारे बेमिंग आने से रिलेटेड है। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या फिर नहीं है। अपने बारे में वो सब सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचते कि शांग त्सांसी मास्टर से बिल्कुल यही उम्मीद था। उसका एबिलिटी तो सच में काफी ज्यादा कमाल का और हेवन का अगेंस्ट जाने वाला है। बेमिंग में एंटर करना इंडीड मौत को बुलावा देना है, लेकिन मेंगियर को बचाने के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। तभी यान किंग उससे उसका बेमिंग आने का कारण पूछती है। फैंग उसका जवाब सीधा सीधा ना देकर कहते हैं कि बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर ये ज़्यादा खतरनाक होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। उसकी बातें सुनकर यान किंग उससे कहती है कि अब जबकि हाफ मंथ का टाइम बच रहा है तो चलो चलकर शॉपिंग कर लेते हैं। ये बोलकर वो फैंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इनफ क्रिस्टल तो लेकर आए हो ना। फैंग उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि फेज स्टोन मास्टर के पास क्रिस्टल की कमी होगी। उसका फेज स्टोन मास्टर होने वाली बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगे होते हैं कि आखिर तुम किस तरह का आई टेक्निक को जानते हो। ये बोलकर यान किंग उसका आई टेक्निक का पावर को देखने के लिए उसे पकड़कर लेकर जाने लगती है। इसके बाद वो लोग ताओबाओ प्लाजा नाम की जगह पर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कुछ चीज़ें खरीद रहे होते हैं और फैंग एक लकड़ी के टहनी को खरीदने के लिए बोल रहा होता है, जिसका कीमत 3,40,000 क्रिस्टल होता है। वो सुनकर यान किंग उससे कहती है कि कहीं तुम्हारा आई टेक्निक फेक तो नहीं है ना, ये एक फालतू की लकड़ी है, आखिर तुम इसमें इतना पैसा क्यों लुटा रहे हो। फैंग उससे कहता है कि ये लकड़ी का टहनी कोई आम टहनी नहीं है, ये एक रेयर ट्रेजर है जो कि एंशिएंट टाइम का है। जब मैं इसे ओपन करूंगा तब तुम इसे देखती ही रह जाओगी। लेकिन तभी उसका लिटिल बॉल उसके ड्रेस में से बाहर निकल जाता है और निकलकर एक दिशा में भागने लगा होता है, जो देखकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है और वो लोग भी उसके पीछे जाने लगे होते हैं। वहीं पर उसके लिटिल बॉल को दिखाते हैं, जो कि एक दुकानदार के पास जाकर उसके सामान में से कुछ निकालने लगा होता है। वो देखकर फैंग जल्दी से जाकर उसे रोकता है, लेकिन तब तक वो एक तरह का ड्रैगन जैसा दिखने वाला एक गोल्डन कलर का डिस्क को निकाल देता है। तभी दुकानदार जोर जोर से चिल्लाने लगा होता है कि इस चोर को पकड़ो, उसने मेरे एंशिएंट ट्रेजर को चुरा लिया है। ये सुनकर फैंग सोचने लगा होता है क्या ये एक एंशिएंट ट्रेजर है। तभी वहाँ पर यान किंग आकर बॉल को पकड़कर कहने लगी होती है कि ये कितना क्यूट है। वहीं पर उसे देखकर शू यान सोच रही होती है कि आखिर ये किस बिस्ट का बच्चा है, मैं तो ये भी पता नहीं कर पा रही हूँ। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नथिंगनेस है जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तभी फैंग दुकानदार से कहता है कि अब जबकि मेरा पेट इसे ले लिया है तो मैं इसे खरीद लूंगा। दुकानदार उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरा एंशिएंट ट्रेजर है जिसका कीमत 1 मिलियन है। वो सुनकर फैंग उससे बार्गेनिंग करने लगा होता है और कहने लगा होता है कि इसमें कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है और ये नकली भी लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें इसका 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो दुकानदार उससे छीन कर फालतू का बहाना बनाकर उसे 5 लाख में बेचने के लिए कहता है और उनका कुछ देर का बहसा बहसी के बाद वो उसे 1 लाख में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले वहाँ पर बेदो होली लैंड का होली सन आकर 2 लाख ऑफर कर देता है। उस होली सन को देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। उनकी बातें सुनकर फैंग अपने दोस्तों से उस बेदो वाले होली सन के ओरिजिन के बारे में पूछता है। यान किंग उसे बताते हैं कि मैंने सुना है कि वो पहले एक नॉर्मल बंदा हुआ करता था, लेकिन अचानक उसे किसी सेंट का इनहेरिटेंस मिल गया था, जिससे वो सिर्फ 3 ही मूव में ओरिजिनल वाला होली सन को हरा कर बेदो का होली सन बन गया है। उसकी बातें सुनकर फैंग सोचता है कहीं इसका मतलब वो भी तो इसका पावर को देख नहीं लिया है ना, इसलिए इसे कम दाम में खरीदना चाहता है। ये सोचकर फैंग कहता माफ करना, लेकिन मैं 2,10,000 देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि आखिर बेदो का होली सन के ऑफेंड करने का आखिर उसका हिम्मत कैसे हो गया, लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही दिनों तक जी लिया है। दूसरी तरफ उसके उस बर्ताव से होली सन के दोनों बॉडीगार्ड फैंग पर चिल्लाने लगे होते हैं और उससे जल्दी से माफी मांगने के लिए भी कहने लगे होते हैं। लेकिन तभी यान किंग उस होली सन का मजाक उड़ा देती है, जिससे वो होली सन काफी ज्यादा गुस्सा हो
जाता है और वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि कोई और 10,000 ऐड कर दिया है और तुम उसे अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। अब तो होलीसन से रहा नहीं जाता है और वो अपना ऑरा का यूज करके उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका पावर काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसे काउंटर करने के लिए फैंग और यान दोनों अपना अपना पावर का यूज करने लगे होते हैं। वहीं पर यान का थंडर एटीट्यूड को देखकर होलीसन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर फिजिक होता है। लेकिन वहीं पर वो अपने हैरानी को साइड करके उस पर अटैक करने के लिए जाता है। वो देखकर यान एक काफी ज्यादा पावरफुल थंडर ड्रैगन से हमला कर देती है, जिससे काउंटर करने के लिए होलीसन एक काफी बड़े स्पिरिचुअल हैंड से हमला कर देता है। लेकिन उनका अटैक का एक दूसरे से टकराने से पहले वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हाथ आकर उन दोनों के अटैक को न्यूलिफाई कर देता है, जिससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब आखिर कौन आ गया। वहीं पर ऊपर में दिखाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है जो कि आकर उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे बे में होली लैंड को थोड़ा सा फेस दो। उसे देखकर फैंग सोचते हैं कि देखकर तो वो बंदा लाइट अलायंस से लग रहा है, वो अकेला बुढ़ा ही काफी ज्यादा ताकतवर है, तो लगता है कि लाइट अलायंस वाले सच में काफी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगा। वहीं पर होलीसन को दिखाते हैं जो कि उन्हें धमकी देकर वहां से भाग जाता है। उससे जाता देखकर फैंग उस ड्रैगन वाले गोल्डन डिस्क को 2,10,000 में खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो लोग फिर से अपने होटल रूम में चले जाते हैं जहाँ पर फैंग उसे टहनी को टेबल पर रख दिया होता है, जिसे देखकर जान उससे कहती है कि अब तुम ये तो नहीं कहने वाले हो ना कि इसके अंदर से ट्रेजर निकलेगा। फैंग उससे कहता है कि तुम इसे खुद ही ओपन करके क्यों नहीं देख लेती हो। इसलिए जब वो उसे ओपन करती है तो उसके अंदर में से एक छोटा सा पौधा निकलता है जिसका नाम जानवो सीड होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शू कहते हैं कि इसका वैल्यू तो एंशिएंट ट्रेजर को भी सरपास कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सीड को होली ग्राउंड में ही प्लांट करना होगा, अगर आम मिट्टी में प्लांट कर दिया जाएगा तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाएगा। वो सब सुनकर जान किंग पूछती है तो क्या मेरा घर का होली लैंड का मिट्टी ठीक होगा। शिव कहते नहीं, क्योंकि लाइटनिंग डिस्ट्रक्टिव होता है इसलिए ये सीड वहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। उनकी बातें सुनकर फैंग सोचता है कि यान फैमिली एक होली लैंड को ओन करती है, इसका मतलब उसका फैमिली उतना सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये सोचकर वो उनसे पूछता है कि क्या सीक्रेट मेडिकल डोमेन का होली लैंड सूटेबल होगा। शिव कहते हैं हाँ वो जगह बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने रूम में होता है और उस गोल्डन डिस्क को देखकर उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इसे चुराए क्यों हो। वो फैंग का उंगली काट कर इशारा करके उसे उसका ब्लड का एक बूंद उस पर डालने के लिए कहता है। इसलिए फैंग वैसे ही करता है, जिसमें से एक ड्रैगन निकलता है और वो काफी जोरदार रोर करता है। वो आवाज सुनकर वो दोनों बहनें जाग जाती है और शिव बताते हैं कि वो तो एक सेक्रेट ट्रेजर है, स्वॉलिंग ड्रैगन सील बोर्न हो गया है। उसकी बातें सुनकर यांगिंग उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। वो बताती है मेरे साथ चलो फिर मैं दिखाती हूँ। ये बोलकर वो तीनों फैंग के रूम के बाहर जाते हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी को भी अंदर नहीं आने देने के लिए कहती है। ये बोलकर वो उसका दरवाजा खोलती है और अंदर का सीन देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं, जहाँ पर अंदर में गोल्डन ड्रैगन होता है जो कि फैंग के चारों तरफ होता है। इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर में काफी सारे लोग पहुंच गए होते हैं, लेकिन वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहा होता है। अंदर में यान किंग अपनी बहन से पूछ रही होती है कि आखिर वो स्वॉलिंग ड्रैगन वाला सील क्या है और मैं उसके बारे में कुछ सुनी क्यों नहीं हूँ। शिव बताते कि तुम्हें सिर्फ यही जानना है कि वो ड्रैगन सील सिर्फ और सिर्फ फैंग हाउ के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, बाहरी दुनिया में इसे मेंशन मत करना वरना उसका जान खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ फैंग उसे ऑब्जर्व करते हुए सोच रहा होता है कि जरूर ये वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट से रिलेटेड होगा, नहीं तो लिटिल बोल इसे लेता ही नहीं। वहीं पर शिव को दिखाते हैं जो कि उसे बताना स्टार्ट करती है कि उस गोल्डन डिस्क का नाम स्वॉलिंग द हेवन है, क्योंकि वो किसी भी तरह की एनर्जी को स्वॉलो कर सकता है। जितना ज़्यादा एनर्जी को स्वॉलो करेगा वो उतने ही ज़्यादा ताकतवर बनते चला जाएगा। वो सुनकर यांग किंग उससे पूछती है तो कहीं इसका मतलब वो एक इंपेरियल सोल्जर है। उसका जवाब में फैंग कहता है कि नहीं, मैं फील कर सकता हूँ कि ये नहीं है, सिर्फ मॉर्टल वॉरियर की स्ट्रेंथ है अभी इसके पास, लेकिन ये ग्रो हो सकता है जिससे शायद ये एक दिन इंपेरियल वॉरियर के लेवल में पहुंच जाएगा। तभी शू यांग किंग को वहां से बाहर लेकर जाते हुए कहती है कि बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या है, लेकिन हाँ किसी को भी इसके बारे में मत बताना। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उस गोल्डन डिस्क को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर तुम हो क्या, शायद जब तुम एक्सट्रीम लेवल में प्रमोट हो जाओगे तब शायद मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। ये सोचकर वो उसे अपने वर्चुअल मार्शल स्पेस में डाल देता है जहाँ पर वो गोल्डन डिस्क उसका साइकिल शॉट का ओरिजिनल पोजीशन को बदल देता है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों फैंग का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि आज ही वो लोग एबिसिस ऑफ डेथ में जाने वाले होते हैं। तभी कुछ देर के बाद फैंग वहाँ पर आकर देरी के लिए माफ़ी मांगता है। उसे देखकर शिव अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि सिर्फ फैंग हाउ ही तुम्हारे डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। वो कहता हाँ मुझे पता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग फोगी फॉरेस्ट के एज में पहुँच गए होते हैं और वहीं पर आग जलाकर बैठे होते हैं जहाँ पर फैंग कुछ मीट पकाकर उन्हें खाने के लिए देता है। वो खाकर यान किंग कहती है कि तुम्हारा बारबेक्यू लेवल तो सच में बढ़ गया है। तभी फैंग उससे कुछ पूछने के लिए उसे साइड में लेकर जाता है और पूछते हैं कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड एटीट्यूड का फिजिक है तो क्या इसका मतलब तुम्हारे पास स्टैंडर्ड एटीट्यूड वाली क्रिस्टल होगा। यान किंग कहते हैं हाँ हमारे फैमिली के पास तो है, लेकिन मैं उसे रिफाइन नहीं की हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए।
ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और सोचते हैं कि लगता है कि इसका फिजिक काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए इसे ई क्रिस्टल की जरूरत भी नहीं है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मुझे वो थंडर एट्रीब्यूट वाले ई क्रिस्टल की जरूरत है और मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ ट्रेजर भी देने के लिए तैयार हूँ। यान किंग उससे कहते हैं कि मैं उसे यूज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आई हूँ, और वैसे भी उस ई क्रिस्टल को कंट्रोल करने के लिए मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और फॉरेनर तो उसे बिल्कुल भी ले नहीं सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें वो सच में चाहिए तो मैं उसे तुम्हारे लिए चुराने की कोशिश कर सकती हूँ। फैंग उसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कहता है। इसके बाद अगले सीन में दो अजीब लोगों को दिखाते हैं जो लोग कुछ प्लान बना रहे होते हैं, और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।